ਦੋਸਤੋ ਆਖਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद जी आयनवीर जी। ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए वीर जी, इलेक्शन हम सोच लेते हैं पंच, सरपंच ये छोटी-मोटी इलेक्शन है। लेकिन आप इसको बीजेपी के नज़रिए से देखोगे ना, बीजेपी अचानक से पूरे देश में नहीं छाई थी, इन्होंने बहुत साल से मेहनत की थी। इन्होंने जो असली कब्ज़ा था ना, वो पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, यहाँ से पकड़ मजबूत की थी और तब बड़े पद के ऊपर इन लोगों ने पूरे देश में सत्ता हासिल की थी। वही हाल अब है बीजेपी का। बीजेपी को पता है कि अब तुम्हारे को रहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग बहुत खिलाफ है बीजेपी के। पूरे देश में अगर आप देखोगे 70% लोग खिलाफ हैं। खास करके जो किसानी तबका है वो तो बिल्कुल ही खिलाफ है। जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन ने बहुत ज्यादा गहरा असर डाला है, सभी सूबों के ऊपर डाला है ये असर। अब हरियाणा के अंदर पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला बीजेपी भी अपना जोर लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी अपना जोर लगा रही है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही है अपने अपने कैंडिडेट। जिन कैंडिडेटों ने कभी आंदोलन के अंदर थोड़ा सा भी सहयोग नहीं किया, अब वो भी टेंट लगाते और बोलते हम किसान आंदोलन के अंदर थे, हमारी किसान आंदोलन के अंदर भागीदारी थी। सोचने वाली बात है कि बीजेपी वाले भी बोलते हमारी किसान आंदोलन में भागीदारी थी। अब जेजेपी वाले भी बोलते हमारी किसान आंदोलन में भागीदारी थी। और यही लोग वो थे जो गड्ढे खोदे थे, जिन्होंने रोड के ऊपर लाठियां बरसाई थी किसानों के ऊपर, जेलों में डाल दिया था हमारे को, हमारे ऊपर केस लगा दिए थे। अब ये लोग कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। ये चीजें किसानों को समझनी पड़ेगी। आप इसको छोटा मान के चलोगे, चलो गांव का पंच है या सरपंच आप छोटा मान लेते हो, लेकिन बीजेपी के नजरिए से देखोगे चीज छोटी नहीं है। अगर उनको पूरे गांव पे अगर अपना कब्जा करना है या अपना राज करना है, तो सरपंच अपने चाहेंगे कि उनका चहेता सरपंच बने, तभी तो उनका गांव के ऊपर राज होगा। और ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इनके ऊपर तो विशेष तौर पे नजर है। यहाँ पे छोटे से छोटे इलेक्शन पर भी बहुत बड़ी नजर रहती है बीजेपी की, क्योंकि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करके दिखाया था। खास करके जो उस आंदोलन से बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि एक पंच के चुनाव के लिए भी बीजेपी जोर लगा रही है। और सबसे बड़ी बात कि वो किसानों का नाम लेते हैं, हम किसानों के हितैषी हैं। अगर वो इतने ही किसानों के हितैषी हैं, तो आज भी खुला ऑफर है बीजेपी के लिए। एमएसपी की गारंटी दो, C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो और किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए। क्या ये बीजेपी ऐसा कर सकती? ऐसा करो। देखो, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर सबको अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, लेकिन लोगों को यह भी समझना चाहिए, ये अब लोग इतना पैसा लगा रहे हैं चुनाव के ऊपर, ये तब कहां थे जब किसान आंदोलन चला और तब ये अपने घरों में बैठे हुए थे। अब ये लोगों को दारू की बोतलें बांट रहे हैं या अनाज दे रहे हैं, क्या चल क्या रहा है देश के अंदर? मतलब कि दारू की एक बोतल में वोट बेच रहा। सबसे खराब दारू देने वाले को खराब नहीं कहेंगे हम, दारू लेने वाला खराब है। जो दारू लेके अपनी वोट डाल रहा है उसको अपनी कीमत का पता ही नहीं है। एक दारू की बोतल में इतनी कीमती चीज, सबसे कीमती चीज हमारे पास हमारी वोट होती है वीर जी। इसका थोड़ा उपयोग हमारे लिए 5 साल के लिए रोना पीटना पड़ जाता, जो कि देखा है पूरे देश ने भुगता है। एक वोट के कारण पूरे देश के ऊपर एक तानाशाह राज कर रहा है। उस वोट की कीमत जब तक लोग नहीं पहचानेंगे, तब तक देश के अंदर बदलाव आना बहुत मुश्किल है। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਕਸ हरियाणा ਤੇ होगा आप का। आम आदमी पार्टी का मैंने पहले भी बताया था वीर जी। हाँ, अगर इनका स्कोप बन सकता था, जैसे पंजाब के अंदर सरकार आई, पंजाब और हरियाणा अब एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं कि हम एक हैं। और पंजाब के अंदर जो विरोध चला हुआ है आम आदमी पार्टी का, वो सबको पता है। एक एक मिनट की खबर के ऊपर नजर है पूरे हरियाणा की पंजाब के ऊपर।
कोई अगर ये समझ जाए कि हम पंजाब में कुछ कर लेंगे, वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी के अंदर रहेंगे, क्योंकि पूरा हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है और ये बात शुरुआत से चली थी। अब लोगों के दिल मिल चुके हैं और लोगों को पता है आम आदमी पार्टी वहाँ पे क्या कर रही है पंजाब के अंदर। ये क्यों नहीं नशे के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं? नशे से 14 लाख के करीब बच्चे मर चुके हैं पंजाब के अंदर। उस नशे पे काबू क्यों नहीं किया जा रहा? बार-बार जो गुरु की बेअदबी हो रही है, अगर लोग ये समझते हो कि हमारे को मतलब का नहीं पता कि गुरु की बेअदबी होती क्या है, तो हमारे को हर एक चीज़ का मतलब का पता लगने लग गया। हमारे को पता है ये पंजाब में जो कर रहे हैं वही खेल ये फिर हरियाणा में भी खेल लेंगे। इससे आम आदमी पार्टी का कोई भी स्कोप नहीं है हरियाणा के अंदर। एक आम उपचुनाव है अभी आदमपुर के अंदर हरियाणा के अंदर। वहां पर आम आदमी पार्टी ने जो पहली टिकट दी, उस टिकट से ही इसका बचा खुचा स्कोप भी खत्म हो चुका है हरियाणा में। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का स्कोप नहीं बन पाएगा। बन जाता अगर ये लोग जो मांगे लेके पंजाब के अंदर सरकार बनाई थी, अगर ये पंजाब की मांग पूरी कर देते, तो हाँ, आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा स्कोप बन सकता था हरियाणा में। अब नहीं बनेगा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ? नहीं, ये लोग सिर्फ पैसे के दम पे चलते हैं, लेकिन लोग अब पहचानने लगे। बीजेपी का वहां पे खुल का विरोध है। जहां भी जा रहे हैं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी सीट नहीं निकाल पाएगी। बीजेपी चाहे कितना भी पैसा खर्च करो, ये पैसे के दम पे चलते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को बेचा हुआ पैसा तो इन्हीं के पास है। पैसा तो पूरा बीजेपी पार्टी पर हजारों हजारों करोड़ के इन्होंने ऑफिस बना रखे हैं। क्या वो हजारों करोड़ के ऑफिस बनाए, कुछ 100 करोड़ क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता था? क्या युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती थी? उसकी तरफ इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। किसान को जवान को रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया, रोड पे आने के लिए। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये वापस पैसे के दम पे आ जाएंगे, तो इनकी बहुत बड़ी गलत सोच है ये। हाँ, कुछ एक लोग होते हैं जो दारू में या पैसों में अपनी वोट दे देते हैं। उनको भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य आपकी एक गलत वोट के कारण आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੇ? देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। सभी ने बोला था, बहुत अच्छा बोला था, भाई चलो भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खुद राहुल गांधी बोल रहा था कि ये बीजेपी की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। उसी राहुल गांधी ने बीच में एक बयान दिया कि अडानी को कंपनी बनाने के लिए राजस्थान में हम उनका स्वागत करते हैं। मतलब फिर ये भी अंबानी अडानी की सरकार बनेगी। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे का रूप है। ये अगर उसका स्वागत कर रहे हैं, तो फिर ये उसी का वो कर रहे हैं, फिर वही अंबानी अडानी की सरकार बनेगी। क्योंकि देश को बर्बाद करने में अंबानी अडानी वो पैसे वाले ही हैं। वो पैसा खर्च करते हैं। अगर वो शुरू में जैसे जियो ने किया था ना, फर्स्ट में फ्री दे के और फिर वो कर दिया था। यही अंबानी है जिसने हिमाचल के अंदर जो सेब के व्यापारी थे उनको बर्बाद कर दिया। सेब के व्यापार पूरा अपने हाथ में लेके। अब इसी अंबानी की नजर है जो मिठाइयों का बाजार है, सालाना कारोबार है उसका 50,000 करोड़ का वीर जी। अब उसके ऊपर अंबानी की नजर है। किसानों की जमीन के ऊपर अंबानी अडानी की नजर है। किसानों के बच्चों के ऊपर अंबानी अडानी की नजर है। ये लोग इनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और ये चीज लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। जो अंबानी अडानी का फेवर करता है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो नरेंद्र मोदी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, हम उसके बारे में कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि किसानों को बर्बाद करने में, किसानों की जमीन छीनने के लिए अंबानी अडानी हर तरीके से जोर लगा रहे हैं। हर तरीके का उल्टा सीधा कानून पास करवा रहे हैं। वो कानून सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी के लिए पास होता है। कोई सरकार पास नहीं करती। सरकार को कोई फायदा नहीं उससे। उससे डायरेक्ट फायदा अंबानी अडानी को। जो अडानी दुनिया का नंबर 2 अमीर आदमी है, तो ये बैंकों से जो 2 लाख करोड़ का कर्जा लिया हुआ है, वो वापस क्यों नहीं करता? अगर वो 2 लाख करोड़ वापस करता है, महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। क्या किसी ने इस आवाज को उठाया? नहीं उठाया। ना ही सरकार ने उसको कोई नोटिस दिया कि आप दुनिया के नंबर 2 अमीर आदमी हो, कम से कम कर्ज तो लौटा दो। यही अडानी अगर भाग गया, देश छोड़ के भाग गया, पहले भी बहुत भागे हैं, कोई 20,000 करोड़ लेके, कोई 30,000 करोड़ लेके। अगर अडानी जिस दिन देश छोड़ के भाग गया, ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारे देश की लंका लग जाएगी। हम बर्बाद हो जाएंगे। ये देश बिल्कुल, हम भूखमरी में कौन से नंबर पे हैं वीर जी? 107वें नंबर पे। 115 देशों में 107वें नंबर पे पहुंच चुके हैं हम। ज्यादा दूर नहीं हम। भूखमरी देश घोषित कर दिया जाएगा, जबकि हमारे देश में मेहनत करने वाले सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर। इन लोगों को इतना पता था, जो ये संयुक्त पंजाब का एरिया है, ये लोग मेहनती हैं, ये लोग संघर्षशील हैं, ये लोग दूसरे के दबाव में नहीं आते। ये इस टाइप का लेके आते कानून भी, कुछ भी अलग-अलग करके तोड़ रहे थे ये। कभी हरियाणा में कुछ कानून लिया है, कभी पंजाब में लिया है। लेकिन अब लोगों की बन गई एकता, एक दूसरे को समझने लगे। अब ये कुछ भी कानून लेके आना, सबसे पहले जो मुहिम चली है ना, सबसे पहले नशा मुक्त संयुक्त पंजाब का जितना भी एरिया उसको नशा मुक्त किया जाएगा। फिर लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि ये लोग अंबानी अडानी ही देश को चला रहे। वो डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओ।
अब उन्हीं को देश चलाना है। ये बीच में जो लेते हैं, बीच वाले को सबको पता क्या कहते हैं। हम अपनी जुबान खराब नहीं करेंगे, जो बीच में दलाली करता है उसको सब पता क्या कहते हैं। अब उन्होंने देखा कि मोदी की झूठ पकड़ी जा रही है, हर जगह पे झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने राहुल गांधी को तैयार कर दिया। ये कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है? स्वागत अंबानी अडानी का कर रहा है और भारत जोड़ो यात्रा है। क्या एक बार भी उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम क्या करेंगे? क्या राहुल गांधी ने कभी बोला अगर हमारी सरकार आई तो जो अंबानी अडानी ने पैसा लिया हुआ है बैंकों से, हम उसको वापस दिलवाएंगे? एक बार भी नहीं बोला। फिर कौन सी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है राहुल गांधी? कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये सिर्फ क्या है, उद्योगपतियों से लोगों को जोड़ो, लोगों को तोड़ो और उद्योगपतियों को ऊपर कर दो। ये यात्रा है इनकी। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? लीडर कौन बनाता है वीर जी? लीडर आप और हम बनाते हैं, हम चुनते हैं, वो लीडर बनता है। लीडर खाली पैसे के दम पर अगर लीडर बनने हो ना, तो पैसे के दम पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद ले सकते हैं अंबानी और अडानी। लेकिन उनको पता है लीडर चुनने के लिए सबसे पहले लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना पड़ता है। कोई भी लीडर, कितना भी बड़ा लीडर है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कितना भी बड़ा लीडर है, वो सबसे पहले एक ही बात बोलता है, मैं हम आएंगे जवानों और किसानों का भला करेंगे। यही बात बोलता है। जवान, किसान, गरीब, ये गरीब भी हटाओ की जगह गरीबों को हटा रहे हैं। जवान का भला करने की जगह जवान को रोड पे ले आए, किसान का भला करने की जगह किसान 2 साल तक रोड पे बैठा रहा, लाठियां डंडे केस मिले, जेलों में डाल दिया। ये हो क्या रहा? ये लोगों को समझना पड़ेगा। ਹਮ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਾਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਾਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ देखते हो ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? कोई नीति नहीं है पंजाब के में। अभी भी जो भगवंत मान साहब ने सबसे पहले बोला था, जो बार बार गुरु की बेअदबी हो रही है उनको रोक क्या जाएगा? क्या रोक दिया उनको? अभी भी गुरु की बेअदबियां होती हैं, कोई वो नहीं। जो नशे से युवा मर रहे हैं, नशे पर रोक लगाने के लिए भगवंत मान साहब ने क्या किया? जी। एसवाईएल का मुद्दा फिर बार बार उठ रहा है। चंडीगढ़ का अधिकार ना पंजाब के पास ना हरियाणा के पास, उसके लिए क्या किया भगवंत मान ने? अभी दोबारा फिर नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको उठवाने में भगवंत मान सहयोग कर रहे हैं। किया क्या है भगवंत मान साहब? इस चीज का कोई जवाब दे सकते हैं? किसानों का कौन सा भला कर दिया भगवंत मान साहब ने? बोलते हैं भगवंत मान साहब तो इतनी बड़ी झूठ बोल गए थे कि हमने एक फैक्ट्री लगा दी जिससे फायदा होगा किसानों का, उसकी आज तक नींव भी नहीं रखी गई है। और भगवंत मान साहब तो उसका फीता काट के बैठे हुए हैं। ये चीजें जो है ना, ये लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये लोग क्या झूठ का बॉन्डर। पंजाब का जो डेवलपमेंट का पैसा है, जो पंजाब पे डेवलप होना चाहिए, वो पैसा गुजरात चुनाव में खर्च किया जा रहा है। आप इसकी लिस्ट निकलवा सकते हो, आरटीआई लगा के इस चीज का पता कर सकते हो। पंजाब का पैसा है, डेवलपमेंट पे पंजाब के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन वो कहां? गुजरात में प्रचार प्रसार पे खर्च किया जा रहा है। दूसरी बात, ये लोग चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी चुनाव लड़ती है, धर्म के आधारित चुनाव लड़ती है। अब वही चाल अरविंद केजरीवाल खेल रहा है। वहां पे जाके बोलता गुजरात में कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, मैं कृष्ण का दूसरा रूप हूं। वही धर्म का खेल शुरू कर दिया। इन नेताओं को अगर पकड़ना है ना, तो इनके सभी बयानों को आप ध्यान से देखोगे ना, धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, इस राजनीति में लोगों को उलझा देते हैं। जो असली मुद्दे हैं, मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कौन सा नेता बात करता? कोई नेता बात नहीं करता। जब तक ये लोग नहीं चुने जाते, तब तक इनके अहम मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, जवान। जैसे ये नेता बन जाते हैं, इनके मुद्दे होते हैं धर्मवाद, जातिवाद, हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू, सिख क्रिश्चियन, ये मुद्दे बना देते हैं। ये मुद्दे कौन बनाता है? मुद्दे अपने आप तो नहीं बनते, ये लोग ही सेट करते हैं और उन मुद्दों को हमारे बीच में इस तरीके से उछालते हैं। उसमें सहयोग करता है फिर गोदी मीडिया। गोदी मीडिया बड़े बड़े टेलीविजन में बैठते हैं ना, जो पतल चाट बोलते हैं हम जिनको, बैठते हैं, वो इसमें पूरा सहयोग करते हैं, लोगों के दिमाग को बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। आज तक, तब से 2014 से लेकर आज 2022 तक, कभी भी टेलीविजन के ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मरते किसान के ऊपर, मरते जवान के ऊपर कभी डिबेट हुआ? एक भी डिबेट दिखा दो मेरे को 8 साल में, एक भी डिबेट कि ये डिबेट हुआ है इनके ऊपर। कोई डिबेट नहीं। एक किसी मुसलमान को पकड़ के ले आएंगे, एक हिंदू को पकड़ के ले आएंगे, बस उनकी आपस में तू मैं चलती रहेगी और देश में मैसेज जाएगा मुसलमान हिंदुओं को मारेंगे। वो उस मैसेज को ऐसा फैलाते हैं कि लोगों के दिमाग में जहर भर देते हैं। वो जहर है धर्म का जहर।
फिर आता है जातिवादी जहर। ये जहर लोगों को इससे निकलना पड़ेगा। इसके लिए जो यूट्यूब चैनल हैं, जो अच्छा दिखाते हैं, आप दिखा रहे जैसे लोकरण चैनल है या और भी जो भी अच्छा करते हैं ना, उनको बढ़ावा देना चाहिए। लोगों से ये रिक्वेस्ट मैं बार-बार कर रहा हूँ, जो अच्छा है, अच्छे को बढ़ावा दो। जब तक अच्छे लोगों को आप आगे लेके नहीं आओगे, तब तक ये जहर फैलाने वाले ऐसे ही जहर फैलाते रहेंगे। इनको रोकने के लिए अच्छे लोगों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। ਪਰ ਧਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये रोल कब से बना है वीर जी? जब से बीजेपी आई है तब से। इससे पहले कभी ये रोल नहीं था। धर्म का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। धर्म का मुद्दा ये दिखाओ किसी कोर्ट में या कहीं पे लिखित में है। धर्म कोई मुद्दा है ही नहीं। फिर क्यों नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई-भाई। फिर कौन-सा लोकतांत्रिक देश है ये? बोलते हैं हमारा देश अनेकता में एकता का परिचायक है। परिचय देता है भारत देश जो अनेकता में एकता, विविधता में एकता है। कहाँ पे है फिर वो? जब धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पे बाँटा जा रहा है। इसलिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आज किसी को बुरा लगे, हज़ार बार लगे। इसलिए सभी को ना, जो बच्चा पैदा होता है वो सिख के रूप में पैदा होता है। सिक्की में कोई जातिवाद नहीं है। आप अगर देखोगे इस चीज को, सबसे बड़ी चीज है सिक्की। सिक्की के अंदर हर धर्म की, हर जाति की वाणी है। वो तो अलग अलग नहीं करते उस चीज को। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर आपको इन चीजों से बचना है, भले ही मैं पगड़ी नहीं पहनता, दाढ़ी मूछ नहीं रखता, लेकिन मैं सिक्की को इसलिए मानता हूं क्योंकि उसके अंदर जातिवाद और धर्मवाद का खेल नहीं है। इसलिए हम पसंद करते हैं इस चीज को। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ। जी, बिल्कुल बोलते हैं, जो कि एक आगे बात बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री साहब ने भी एक बात बोली थी, किसी को पहचानना है तो उसके पहनावे से पहचानो। अब मैं नकली की पगड़ी पहन लूँ, नकली दाढ़ी मूंछ लगा लूँ और मैं जाके विज के पैर पकड़ लूँ, एक मैसेज जाएगा, देखो सरदार जी विज के पैर पकड़ रहे हैं, सिखों ने पकड़े विज के पैर, ये मैसेज आएगा। गोदी मीडिया इस मैसेज को इस तरीके से घुमा के दे देगी, लोगों के दिमाग में ये जाएगा, यार हमारा सिख भाई भी जब बीजेपी के चरणों में है, तो मतलब फिर क्या बच गया। यार ये मैसेज पीछे से वायरल भी हुआ था। हमने और आपने भी इस पे बारे बात की थी और वो दिखाया भी था लोगों को। ये जो नकली पहनावा बनाते हैं ना, दूसरा, गुरुओं का क्या आदेश था वीर जी? गुरुओं के साथ मुस्लिम भी रहते थे। कभी गुरुओं ने उनको ये नहीं बोला कि तुम सिख बन जाओ। नहीं बोला ना, लेकिन उनको ये पता था कि ये दिल से सिक्खी को मानते हैं। अपने धर्म पे रहो, आप जिस धर्म में पैदा होगे, जिस जाति में पैदा होगे, अपने धर्म पे, अपनी जाति पे प्राउड करो। लेकिन दूसरे धर्म और दूसरी जाति को कभी नीचा मत दिखाओ। और सिक्खी यही कहती है। सिक्खी कहती है कि अपने अंदर ये जज्बा रखना कि आप जहां पे पैदा होगे, आप सबसे अच्छी जगह पे और सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन इंसानियत के लिए काम करो, जो कि आज के टाइम पे खत्म होती जा रही है। इंसानियत बची नहीं कहीं पे, सिक्की के अंदर बची हुई है। उस सिक्की को भी टारगेट किया जाता है। नरे बहुत सारे नकली सिख बनाए जाते हैं और मैसेज दूसरे टाइप का दिया जाता है। ਪਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਪ ਜੀ ਵੰਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल है वीर जी, और ये सबसे बड़ा मसला, अगर इसको खत्म करना है तो आपने एक मुहिम बनाई थी खालसा राज। आप महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज आप मेरे से अच्छे तरीके से जानते होंगे। बीबीसी ने भी सर्वे किया था, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे तगड़ा था खालसा राज। उसमें हिंदुओं का राज भी था, मुसलमानों का राज भी था, लेकिन नाम था खालसा राज। खालसा का मतलब होता शुद्ध सच्चा। और हम चाहते पूरे देश में वही खालसा राज आए। ना उसमें कोई हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, सबको बराबर के अधिकार मिले। लेकिन वो अधिकार तब मिलेंगे जब सच्चे और अच्छे लोग आगे आएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े राजनीति करते हैं ना, इनके साथ गुंडागर्दी राजनीति करते हैं, इसको मिक्स करके करते हैं। ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक इन गुंडों को नहीं मिटाया जाएगा ना, तब तक अच्छे लोग आगे नहीं आ पाएंगे। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर। ਜੀ, ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।